Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 10th. I welcome you with a new topic, Speak Up. This is the fourth poem of our textbook, and this poem has been written by Fiz Ahmad Fiz. Dear students, in my previous lecture, I told you the brief introduction of this poem, and this poem, as you know, has been written by Fiz Ahmad Fiz, a famous Urdu poet, and it has been translated by Shivki Kumar. And now, in this, you please took your book in front of you, and take your pen and your copy in your hands, and uh, try to learn, try to understand this poem. And as I already told you that this poem has been actually written by Faizan Faiz in Urdu, एंड उर्दू में आप देखिए कि यहाँ पर मैंने उर्दू में भी ये लिखी है, बोल जो है, बोल फैज़ फैज़ की ये नज़म है। आप देखिए, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, तेरा सतवां जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है, देख के आहन गर की दुकान में तुन्हें शोली सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म व ज़बां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। और मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको इसके मतलब इसका बैकग्राउंड बताया कि किन हालात में फैज़ अहमद फैज़ ने इस पोइम को लिखा है, वो आपको बताया है मैंने। अब देखिए अपनी इंग्लिश किताब पर, आप देखिए लाइन्स 1 to 4 देखिए आप। स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड एंड योर वर्ड्स आर सेटल योर ओन, दिस upright body is yours, speak while your soul is settle your own. And dear students, in these 4 lines the poet Faiz Ahmad Faiz calls upon his countrymen to speak up the things they want to speak. They have their own lips. They have not to borrow lips from others to speak up. They have upright bodies. The poet means to say that they are human beings and have the power to speak. It is only human beings who have upright bodies. जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में भी कहा कि ह्यूमन बॉडीज जो हैं उनको ही अल्लाह ने जो है अपराइट बॉडीज दी हैं, बाकी जो भी हैवानात हैं उनको वो अपराइट नहीं हैं, उनकी बॉडीज जो है अपराइट नहीं हैं। नो एनिमल हैव एन अपराइट बॉडी और द पावर टू स्पीक, नो उनमें बोलने का पावर है, वो बोल भी नहीं सकते हैं। तो thus the poet wants to make his countrymen realize that God has given them the power to speak, and they must speak of the things they want to say, and they have also a soul of their own. They should follow the voice of their soul and say the things they have kept buried in their hearts out of fear. डर की वजह से जो बातें उन्होंने अपने दिलों में रखी हैं, फिर अपने मुल्क के लोगों से कह रहा है कि उन बातों को बाहर निकालो, डरो मत, आपकी ज़बान अपनी ज़बान है, आपके वर्ड्स अपने वर्ड्स हैं, आपको अल्लाह ने एक अपराइट बॉडी दी है, तो जुल्म के खिलाफ बोलिए, अपनी ज़बान खोलिए। तो शायर अपने मुल्क के लोगों को पुकारता है और कहता है कि वो उन बातों को कह दें जो वो कहना चाहते हैं, उनके पास अपनी होंठ हैं, उन्हें बोलने के लिए दूसरों से होंठ उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके बदन ऊपर को सीधे खड़े हैं। शायर के कहने का मतलब है कि वो इंसान हैं और बोलने की ताकत रखते हैं। ये सिर्फ इंसान ही होते हैं जिनके बदन ऊपर को सीधे खड़े रहते हैं, कोई भी जानवर ऐसा नहीं होता जिसका बदन ऊपर को सीधा खड़ा रहने वाला हो, और किसी भी जानवर के पास बोलने की ताकत नहीं होती। इस तरह शायर अपने वतन के लोगों को ये महसूस करवाना चाहता है कि खुदा ने उन्हें बोलने की ताकत दी है, इसलिए इन्हें वो बातें ज़रूर बोल देनी चाहिए जो वो बोलना चाहते हैं, और उनके पास एक रूह भी है जिसकी आवाज़ उन्हें ज़रूर सुननी चाहिए, और उन्हें वो बातें बोल देनी चाहिए जो उन्होंने डर की वजह से अपने दिलों में छुपा कर रखी हुई हैं। डियर स्टूडेंट्स, लाइन्स 5 to 8 देखिए आप, आपके सामने मैंने
اس میں بھی لکھ کر رکھے ہے پوئم، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. آپ دیکھیے، لک دیو ان دیئر سمیتھی it is red oven fierce flames, the padlocks are already opening their mouths, and each fetter is skirting around. In these lines here, the poet talks in a language that is plainly symbolic. He uses the symbols of smithy, oven, flames, padlocks, and fetters. The meanings of these symbols is not hard to understand. The smithy is the struggle going on for India's freedom. The oven is the heat generated by the death of the various martyrs. The flames are the voices of protest that have begun to rise everywhere. The padlocks and the fetters are clearly the symbols of slavery. They are waiting to be melted in the smithy of the freedom fighters. What the poet means to say through these symbols is that the common people should also join this struggle and raise their voice against the cruel repression of the British rulers. The padlocks and the fetters of slavery are already begun to melt, and the cooperation of the common people will certainly give the movement a big boost. यहाँ इन लाइन्स में शायर एक ऐसी ज़बान में बात करता है जो ज़ाहिरी तौर पर अलामती है, विच इज़ सिम्बोलिक. वो लोहार खाने, भट्टी, लपटों, तालों और जंजीरों को की अलामत का इस्तेमाल करता है. इन अलामतों के मानों को समझना मुश्किल नहीं है. लोहार खाना यानी भट्टी जिसको कहा जाता है, वो जदोजहद उसकी भट्टी लोहार खाने में जदोजहद जो कि भारत की आज़ादी के लिए चल रही है. तंदूर या भट्टी वो गर्मी है जो कई शहीदों की मौत से पैदा हुई है. लपटें मुखालिफ की वो आवाज़ें हैं जो हर जगह से उठनी शुरू हो गई हैं. ताले और जंजीरें ज़ाहिरी तौर पर गुलामी की अलामतें हैं. वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इन्हें आज़ादी के सिपाहियों की भट्टी में पिघला दिया जाए. इन अलामतों के ज़रिए शायर जो बात कहना चाहता है वो ये है कि आम लोगों को भी इस जदोजहद में शामिल हो जाना चाहिए और अंग्रेज़ हुक्मरानों के हाथों किए जा रहे ज़ालिमाना सलूक के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी चाहिए. गुलाम के ताले और जंजीरें पहले ही पिघलनी शुरू हो गई हैं. गुलामी के ताले और जंजीरें जो हैं वो पहले ही पिघलनी शुरू हो गई हैं. The padlocks are already opening their mouths and each fetter is skirting around. तो lines 9 to 13 देखिए आप. Dear students, speak up now, for time is running out before your body and mind fade away. Tell us, for trust is not yet dead. Speak whatever you have to say. In these lines, the poet calls upon his countrymen to speak up now or it will be too late. He says that the time is running out, the smithy is yet in full heat, and they must strike while the iron is yet hot. If it once gets cold, it will again become as hard as ever. The padlocks and chains of slavery will become unbreakable. The poet says that the truth is not yet dead. It is known to everyone what is just and what is unjust, what is right and what is wrong. Therefore, everyone must speak up and say whatever they have to say. Dear students, इन अशआर में, इन वर्सेस में शायर अपने वतन के लोगों को पुकारते हुए कहता है कि वो अपने मुंह खोलें और बोल दें, नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी. वो कहता है कि वक्त गुजरता जा रहा है, लोहार खाने की भट्टी अभी बहुत गर्म है और उन्हें लोहे के गर्म रहते हुए ही इस पर चोट लगा देनी चाहिए कि ये एक बार ठंडा पड़ गया तो ये पहले जितना ही सख्त हो जाएगा. अगर कौम जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी, साइलेंट रहेगी, तो कौम के आने वाली पौध जो होगी वो कभी उन लोगों को नहीं बख्शेगी जिन्होंने जुल्म को सहा, जिन्होंने जुल्म के खिलाफ कोई बात नहीं कही, जिन्होंने अपने आने वाली पौध के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने अपने आने वाली नौजवान
بچوں نوجوان بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا، جنہوں نے چپ رہ کر اپنے بچوں کے فیوچر کو اندھیرا بنا دیا. تو یہ فیض احمد فیض اس پوئم کے ذریعے لوگوں میں یہ بات ذہن نشین کرنا چاہتا ہے کہ ہمیں چپ رہ کر غلامی کے ہمیں یہ جو ہیں ظلم جو ہے اس کو نہیں سہنا چاہیے، بلکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، غلامی کے تالے اور زنجیریں نہ ٹوٹ سکنے والی ہو جائیں. اگر ہم چپ رہے تو غلامی کے تالے اور زنجیریں نہ ٹوٹ سکنے والی ہو جائیں گی. شاعر کہتا ہے کہ سچائی ابھی مری نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ انصاف کیا ہے اور بے انصافی کیا ہے، ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے. اس لیے سبھی کو بول دینا چاہیے اور کہہ دینا چاہیے جو انہیں کہنا چاہیے. تو اس طرح سے آپ ڈیئر اسٹوڈنٹ سمجھ گئے کہ اس پوئم میں فیض احمد فیض نے کس طرح سے اپنے وطن کے لوگوں کو بیدار کیا ہے اپنی قلم کے ذریعے سے، اپنے اشعار کے ذریعے سے. پھر بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کی جاں اب تک تیری ہے. دیکھ آہن گر کی دکان میں تن ہے شعلے سرخ آہن، کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن. بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. تھینکس